हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ देखे थे ना। और मैंने कहा था उस लेक्चर में कि हम लोग के 2 एकेडमिक सेक्शंस चलेंगे और उसके बाद विल स्टार्ट टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। मीन्स व्हाट आर द फॉर्म्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हाउ टू फिल अप दोज फॉर्म्स and how to modify or cancel those forms, those registration. What are those forms which are necessary to have for the purpose of modification or cancellation? Is it clear? तो आज हम लोग जो अपना नेक्स्ट सेशन है, सेशन 2 रजिस्ट्रेशन का जीएसटी में, फिर से उस पर बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में शेड्यूल 3 के बारे में बताया था, लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड, पूरी डिटेल में बात की थी। और इसके अलावा सेक्शन 19, 19A, 20, 21, 22 मैंने कहा था दीज आर द सेक्शंस विच आर कवर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हाँ भाई, यही तो बोला था। और उसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपके ये 2 टॉपिक्स कवर करवाए थे, सेक्शन 19 एज वेल शेड्यूल 3 टू बी लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड। टुडे विल स्टार्ट आज सेक्शन 19A, 20, 21 एंड 22। ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपका 19 क्लियर है तो 19A बेसिकली 19A कहता है कि अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, पहले हम उसके बारे में आपको 2 लाइनें बता दें। और पहले पेज पर जो आपको हैंडआउट्स दिए गए उनके पहले पेज पर साफ साफ लिखा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन। सेक्शन 221 में मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है, कैजुअल मतलब कभी कभार, टैक्सेबल पर्सन वो जिस पर टैक्स लगता है। तो कभी कभार आने वाला बंदा जो कभी कभी बिजनेस करता है, ही इज नॉट यूज्ड टू डू द बिजनेस, कैजुअली ही अंडरटेक्स द प्रोजेक्ट्स और डू द बिजनेस। मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज in the course of furtherance of a business, whether as principal, whether as agent, or whether as any other capacity in a taxable territory where he has no fixed place of a business. Casual taxable person वो होता है जो भटक का काम करता है, मीन्स उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ओकेजनली अंडरटेक करता है, काम को अचानक लेता है, उसका कोई फिक्सेशन ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स है कि दिल्ली में रह करके काम करेगा या एमपी में रह कर काम करेगा, कभी दिल्ली, कभी एमपी, कभी गुजरात, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो अंडरटेक करता है ओकेजनली काम को, चाहे वो प्रिंसिपल के बेसिस पर काम करे, चाहे किसी के जॉब वर्क की तरह काम करे, चाहे वो एजेंट की तरह काम करे, किसी भी तरह से काम करे, काम करता है किसी भी कैपेसिटी में, और वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देता है, तो उस केस में उसको कहा जाएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो हमको तो ये समझ में आ गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है। सेक्शन 19A कहता है अगर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, सेक्शन 19A कहता है अगर किसी नॉन रेजिडेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना हो जीएसटी में, ढंग से सुन ले, कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ढंग से सुन ले, नॉन रेजिडेंट। अगर आप हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आप हैं नॉन रेजिडेंट तो आपको सेक्शन 19A के तहत रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन 90 डेज से अधिक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कितना? 90 डेज, 90। आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा अंडर सेक्शन 19A में 90 डेज का मिलेगा, इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट और इफ यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं 90 डेज को, तो अगेन प्रॉपर ऑफिसर कैन एक्सटेंड इट फॉर अगेन 90 डेज। फॉर फर्दर 90 डेज यू कैन गेट द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड फॉर योर रजिस्ट्रेशन। इज इट क्लियर? फिर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहें, अगेन योर रजिस्ट्रेशन विल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 90 डेज। इज इट क्लियर? तो 90 डेज का एक सर्कल चलेगा। दूसरी चीज,
आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। आप अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, आप अगर नॉन रेजिडेंट हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई, और वो जिम्मेदारी बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग कैसे? आपको अपना टैक्स एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन देंगे, एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द एप्लीकेशन you have to make the advance deposit of your taxes, means tax बाद में बनेगा, but for that you have to make it advance। ठीक है जी सर एडवांस में कैसे देंगे सर? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एडवांस में हमें कैसे पता चलेगा अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं, अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं, हाउ कैन आई कम टू नो दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी विल अराइज इन फ्यूचर? फर्दर एस्टिमेटेड लायबिलिटी तो निकाल सकते हैं ना आप। मैंने कब कहा एक्चुअल टैक्स का पेमेंट करो? मैंने कहा एडवांस में टैक्स का पेमेंट करो। और वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर एन एडवांस टैक्स, यू आर सपोज टू पे एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। इज इट क्लियर जी? यहां तक तो सर 19A कवर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 चेंजेस के बारे में बताता है, अमेंडमेंट एंड रजिस्ट्रेशन बताता है, और बहुत ही सिंपल है। अमेंडमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया प्रोडक्ट ए के लिए, नाउ अगेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू सेल प्रोडक्ट बी, करवाओ अमेंडमेंट। आप अपने बिजनेस प्लेस को चेंज करना चाहते हैं, करवा लो अमेंडमेंट। एवरी रजिस्टर्ड, सेक्शन 20 पर अब हम हैं, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जाहिर सी बात है अमेंडमेंट तो वही करवाएगा ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। नॉन रजिस्टर्ड बंदा अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन में कहाँ करवाएगा? एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन शैल इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एनी चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन और दैट फर्निश्ड सब्सिक्वेंटली इन द मैनर विद इन सच पीरियड। फलाना एंड ढिमाका, कोई मतलब की बात नहीं है। सेक्शन 20 कहता है इफ यू जस्ट वांट टू गेट योर सर्टिफिकेट अमेंडेड, then you have to apply for that. You have to make an application for the purpose of amendment in the registration, and after having approval, means after getting the verification, the proper officer will release your amended certificate। पक्की बात है। he may approve और he may reject your application of amendment। वो पहले चीज़ों को वेरीफाई करेगा। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन दिया, he'll sign it out, not at all। He'll check, he'll verify whether you have furnished a correct information before him or not, whether you have furnished all the required information or not. If he is satisfied, then the proper officer may release your amendment certificate, amended registration certificate. But if he is not satisfied, then he can reject your amended application form. Is it clear? Then whatever the info you will provide will not be affected at all, will not be enforced at all। आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन चल रहा है that will be continued। Is it clear? मैंने कहा कि अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कोई अमेंडमेंट करवाना है जो आपने ओरिजिनली करवाया था, और आप अगर टैक्सेबल पर्सन है, पक्की बात है रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होंगे, तो आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस प्लेस में किसी भी सेक्ट के कोई भी पॉइंट पर जो आपने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन फर्निश की थी, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और प्रॉपर ऑफिसर ये चेक करेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन उसके सामने फर्निश की है दैट इज ओके और नॉट। और उसके पास एक राइट है, राइट सही तरीके से यूज होना चाहिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो राइट अगर उसके पास है तो वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन हाँ, रिजेक्शन का पावर तो तब माना जाएगा जब तक कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दी गई हो, यानी पहले आपको सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। बिना सुनने का मौका दिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर रिजेक्शन he'll give you a opportunity of being heard. Without this, means opportunity of being heard को we can say that this is the natural justice, कि आप किसी के ऊपर एक बर्डन ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना सुने आप कैसे डाल सकते हैं बर्डन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मस्ट बी लिसन। इज इट क्लियर जी? अच्छा जी,
सेक्शन 19A कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज वेल एज नॉन रेजिडेंट के लिए था। 90 डेज के लिए उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और फर्दर वो उसको एक्सटेंड 90 डेज के लिए करवा सकते हैं। लेकिन खास बात ये है कि व्हेनेवर दे अप्लाई फॉर दैट दे हैव टू मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। इज इट क्लियर? जब 90 दिन का फिर फर्दर एक्सटेंड करवाएंगे तो उन फर्दर 90 दिनों का भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, बार बार लगातार। अच्छा, सेक्शन नंबर 20 में मैंने बताया अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। आपको अगर अपने ओरिजिनल इन्फो में कोई चेंजेस करवाना है, जब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे थे उस समय जो आपने फर्निश की थी इन्फॉर्मेशन, और आज जो आप में चेंजेस कुछ आ गए हैं, आप उन इन्फो को चेंज करवाना चाहते हैं, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप एक प्रॉपर फॉर्म भर करके अप्लाई करेंगे उस चेंजेस के साथ। प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा वेदर यू हैव furnished a correct information or not. On the basis of that, he'll approve or reject your application. But yes, before rejection of your application, he'll give you an opportunity of being heard. Is it clear? अब आते हैं सेक्शन 21 में कैंसिलेशन की बात होती है। अमेंडमेंट हो गया, ओरिजिनल हो गया, अब कैंसिलेशन की बात आती है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, मैंने क्या बोला? या तो आप खुद करवाओ कैंसिल रजिस्ट्रेशन, या तो आप खुद कैंसिल करवाओ रजिस्ट्रेशन ओन मोशन में। आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, कैंसिल करवाओ ना। आप बिजनेस को आगे नहीं ले जाना चाहते, कैंसिल करवाओ ना। आपका पर्पस पूरा हो गया, आप कैंसिल करवाओ ना। आप खुद एप्लीकेशन दो कैंसिलेशन के लिए। एसएससी की डेथ हो गई, आगे पीछे कोई नहीं है, तो प्रॉपर ऑफिसर अपने मोशन पे जाकर के वो कैंसिल करवाएगा। यहाँ तो आप एप्लीकेशन दोगे और ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय एन एप्लीकेंट और बाय यूजिंग ओन मोशन अ प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। मैं आपका ऑफिसर हूं, आप एप्लीकेंट हो, बिजनेस आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो। अगर कोई एप्लीकेंट अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है तो वो एप्लीकेशन देगा प्रॉपर ऑफिसर को। अगर किसी एसएससी की डेथ हो जा रही है तो प्रॉपर ऑफिसर ओन मोशन लेकर के अपना मोशन के हिसाब से कैंसिल कर देगा रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर हम सेक्शन 8 की बात करें और जहां हम लोगों ने सेक्शन 8 में स्टडी की थी कंपोजिशन स्कीम की,